क्या YouTube के इन्फ्लुएंसर्स की कोई रेगुलेटरी बाउंड्री है? क्या YouTube इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई लीगल बाउंड्री है? क्या एक फ्री फॉर ऑल मार्केट है जहां आप कुछ भी एडवाइस देकर जनता को गुमराह कर सकें? सेबी ने अभी YouTube इन्फ्लुएंसर रविंद्र बालू भारती पे क्रैकडाउन लगाते हुए उसके इलीगल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज पे बैन लगाया है। सेबी ने कहा है कि ये इन्फ्लुएंसर्स अनरजिस्टर्ड और पेड इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे रहे हैं। ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, जिनको फिनफ्लुएंसर्स कहा जाता है, वो एक इन्फ्लुएंस पेडलिंग कर रहे हैं जिसको चेक किए जाने की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के बियॉन्ड प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स पे सवाल उठाने जा रहा हूं। ये प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से ज्यादा बड़ा खतरा है, क्योंकि देखिए, स्टॉक मार्केट में कोई भी इन्वेस्टर अपना सरप्लस पैसा इन्वेस्ट करता है, अमाउंट छोटा होता है कंपेयर टू प्रॉपर्टी मार्केट, जहां कि आप अपने लाइफ का कॉस्टलीस्ट परचेज करते हैं। ज्यादातर मामलों में आप बोरोड मनी के साथ जाते हैं, और इसीलिए मेरा मानना है कि यहां पे एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है, यहां पे एक लीगल और एथिकल बाउंड्री की जरूरत है। YouTube इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया सिर्फ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स तक सीमित नहीं है जो इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस और ट्रेड रिकमेंडेशन देते हैं। सेबी का जो ये रेगुलेटरी एक्शन है, जो YouTube इन्फ्लुएंसर रविंद्र बालू भारती और उसकी कंपनी रविंद्र भारती एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे हुआ है, क्योंकि ये लोग एक अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस कर रहे थे। लेकिन ये सेबी का एक्शन बहुत एक टाइमली रिमाइंडर है कि कैसे मार्केट में YouTube इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो एक ब्लैटेंटली इलीगल एडवाइस देते हैं। इस केस में सेबी ने इन लोगों के ऊपर मार्केट पार्टिसिपेशन से बार कर दिया है। अप्रैल 4, 2025 तक ऑर्डर दिया है कि वो 9 करोड़ 50 लाख रुपए वापस करें जो उन्होंने अपने अनलॉफुल एक्टिविटीज से कमाया है। सेबी ने के इन्वेस्टिगेशन में जो बात निकल कर आई कि भारतीय और उसकी कंपनी जो है वो नोविस इन्वेस्टर्स को टारगेट करते थे, उन्हें अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते थे, ट्रेड रिकमेंडेशन देते थे। और कोई ऐसा नहीं है कि ये इन्फ्लुएंसर्स के पास कोई छोटा मोटा फैन फॉलोइंग का बेस था। इस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के 2 YouTube अकाउंट से, 2 YouTube चैनल से करीब 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख फॉलोअर्स थे, जो बहुत हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। यह कंपनी प्रॉमिस करती थी हाई रिटर्न, लेकिन साथ में डिस्क्लोजर नहीं देते थे कि रिस्क क्या है। इनके पास सेबी का जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है वो भी नहीं था। इन्होंने सेबी के सिक्योरिटीज रेगुलेशन और जो फ्यूडिशियरी ऑब्लिगेशन होता है सबको ब्रीच किया है। कानून क्या कहता है इस पे? सेबी की तरह एक अगर मैं कहूँ कोई एडवाइजर्स पे कोई किसी तरीके का या किसी प्रकार का रोक टोक है किसी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को खरीद फरोख्त में, तो रियल एस्टेट एडवाइजर्स को देखिए रियल एस्टेट एजेंट्स की तरह देखा गया रियल एस्टेट एक्ट में, रेरा में, और जो भी प्रोविजंस है विद रिस्पेक्ट टू रियल एस्टेट ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन के और जो ऑब्लिगेशंस उन पे कास्ट है, वो प्राइमरली ये कहा जाता है कि जो भी डेवलपर प्रॉमिस करता है वही वो आगे प्रॉमिस करके
या डिटेल्ड आउट करके वो माल बेच सकता है। और इसमें जो है वो एक ब्रोकरेज या फी अपना चार्ज कर सकता है। अगर देखेंगे कि नॉर्मल कोर्स में जो यूट्यूब्स में या आप सोशल मीडिया पे या किसी तरीके के किसी भी प्रकार के माध्यम से जो एडवर्टाइजिंग हो रही है, या जो फ्रीलांस एक्सपर्ट्स कहे जाएं और एडवाइजर्स कहे जाएं, वो अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो आपको प्रोवाइड करते हैं उस पर किसी तरीके का रोक टोक या किसी तरीके का मैं कहूँ एक मैकेनिज्म फिलहाल रियल एस्टेट सेक्टर में है, मेरा मानना है नहीं है। वो प्योरली एक रियल एस्टेट ब्रोकर या एजेंट को ही मॉनिटरिंग के लिए है, और वो भी उसमें भी आप एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की बात जहां तक कहें, वो एक अभी फुल फ्लेज्ड तरीके से मेरा मानना है कि चालू नहीं हुआ है। देखिए, सेबी ने पहले एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया था जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट करता था, और मकसद था कि इन्वेस्टर को सेफगार्ड किया जाए। सेबी ने ब्रोकर, म्यूचुअल फंड और दूसरे रेगुलेटेड एंटिटीज को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से अलग डिफाइन किया है, मार्केटिंग और प्रमोशनल पर्पसेज की एक बाउंड्री खींची है, जिसमें कि कहा गया है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और क्लाइंट रेफरल्स अलाउड नहीं होगा। बट सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स जो एक्सक्लूसिवली इन्वेस्टर एजुकेशन पे काम कर रहे थे उनको एग्जेम्प्टेड रखा था अपने रेस्ट्रिक्शन से, प्रोवाइडेड वो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन और गारंटी ऑफ रिटर्न नहीं दे रहे थे। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स एडवाइस और रिकमेंडेशंस देने वालों पे बहुत क्लियर गाइडलाइन है कि उन्हें सेबी में रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यह तो हुई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बात। प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स का क्या? हु आर दीज इन्फ्लुएंसर्स ऑफ प्रॉपर्टी मार्केट? कौन है ये लोग? क्या ये जर्नलिस्ट हैं? क्या ये न्यूट्रल कंटेंट क्रिएटर्स हैं? या ये ब्रोकर्स हैं जो इंटरनेट सेलिब्रिटी बने हुए हैं, रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स बने हुए हैं? डिफरेंशिएट कौन करेगा? मेरे लिए एक रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर वो है जो आपको रियल एस्टेट मार्केट के, प्रॉपर्टी मार्केट के न्यूआंसेस बताता है, एक सोर्स ऑफ ड्यू डिलिजेंस बनता है, जिसके पास स्पेशलाइजेशन हो कि वो आपको हिडन असेट और अंडर वैल्यूड रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताए। लेकिन जिस तरह के प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स को मैं यूट्यूब पे देखता हूं, अक्सर मैं अपने आप से एक सवाल करता हूं कि क्या कोई गाइडलाइन है? रेगुलेशन की बात भी छोड़ दें, क्या कोई बेसिक गाइडलाइन है? ज्यादातर ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बिल्डर्स से कोलैबोरेट करके उनके प्रोजेक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है जहां सीरियस लीगल इश्यूज हैं, जो प्रोजेक्ट सालों से डिलेड है। ओपिनियन जो दिया जा रहा है, ओपिनियन जो एक्सप्रेस किया जा रहा है इन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, वो मोस्टली वन साइडेड और बायस्ड होता है। जिस प्रोजेक्ट की रिव्यू ये करते हैं वो इतना हाईली ग्लोरीफाइड हो जाता है कि एक सीजन्ड मार्केटियर भी सोचेगा कि मुझसे बेहतर मार्केटिंग तो ये यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। कुछ यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को, प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स को मैं देखता हूं कि वो अपने पॉडकास्ट में ग्लोरीफाई करते हैं कि वो 10 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं कंटेंट कोलैबोरेशन के लिए बिल्डर्स से। इसका सिंपल सा मतलब है कि ये प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स बिल्डर से पैसे चार्ज करते हैं होम बायर्स को बेवकूफ बनाने के लिए। इन होम बायर्स के पास कोई वेज और मींस नहीं है जानने के लिए कि क्या एडवर्टाइजिंग स्टफ है, क्या इन्वेस्टर एजुकेशन है, या क्या इंफॉर्मेशन वीडियो है। और जाहिर सी बात है कि जब बिल्डर कंटेंट क्रिएशन के लिए यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देता है तो हम सब समझ जाते हैं किसको ग्लोरीफाई किया जाएगा और किसके कॉस्ट पे ग्लोरीफाई किया जाएगा। और यह सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। इस सब्जेक्ट पे वर्ल्ड ओवर कई कंट्रीज में अभी डिस्कशन स्टेज पे बात चल रही है, जहां पे लैक्स रेगुलेशन और इकोसिस्टम की वजह से ये इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो गलेबल इन्वेस्टर्स को, होम बायर्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। मुझे याद है कुछ साल पहले नॉर्थ कोरिया में इस मामले पे काफी बवाल उठा था।
लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला था। नॉर्थ कोरिया का जो स्टेट रन कोरिया हाउसिंग इंस्टीट्यूट है, उसने एक वार्निंग मैसेज दिया था, और वो मैसेज ये कहता था, द स्प्रेड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट इंफॉर्मेशन एज वेल एज मार्केट डिस्टॉर्शन इज डिपेंडिंग ऑन यूट्यूब। मतलब कि यूट्यूब पे गलत इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करने की जो प्रवृत्ति है वो बहुत डीप है। इस साल अप्रैल में चाइना में साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने किंगलैंग कैंपेन चलाया था, जिसका मतलब था क्लीन एंड ब्राइट। चाइना ने क्लियरली अनाउंस किया था कि उन चाइनीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को और इंटरनेट सेलिब्रिटीज को पेनलाइज किया जाएगा जो वेल्थ फ्लॉन्ट करते हैं या डेलिबरेटली लग्जरी लाइफ बिल्ट ऑन मनी को प्रोजेक्ट करते हैं। जहां तक इंडिया में लीगैलिटी की बात है, देखिए रेगुलेशंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे कुछ हद तक हैं, जिसमें कि ये उनसे रिक्वायर है कि वो क्लियर डिस्क्लोजर दें, ड्यू डिलिजेंस फॉलो करें किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स और करने के या सर्विस को एंडोर्स करने के लिए, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स को पेनलाइज करता है विथ फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। इन रियलिटी कभी आपने सुना है कि किसी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर पे कोई ऐसा एक्शन हुआ है कंज्यूमर कोर्ट्स के द्वारा? रेरा भी यहां पे हेल्पलेस हो जाता है, क्योंकि रेरा सिर्फ और सिर्फ ब्रोकर्स पे सवाल उठा सकता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे नहीं, क्योंकि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ब्रोकर्स नहीं है। ये इन्फ्लुएंसर्स अक्सर उनका एक सेपरेट वेबसाइट भी होता है, जहां उन्हीं प्रोजेक्ट्स को एडवर्टाइज किया जाता है जो प्रोजेक्ट वो सोशल मीडिया पे एज एन इन्फ्लुएंसर प्रमोट करते हैं और बिल्डर्स के लिए लीड जनरेट करने का काम करते हैं। सच्चाई तो यही है कि प्रॉपर्टी मार्केट में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, कोई प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर कोई डिस्क्लेमर नहीं दे रहा है, कोई डिफाइंड कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई प्रोफेशनल बाउंड्री नहीं है। यह एक ऐसा लीगल ब्लाइंड स्पॉट है जहां पे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर बच निकलते हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नॉट नेसेसरीली गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पनिश करना चाहिए और रियल एस्टेट स्पेकुलेशन के खिलाफ एक स्ट्रिक्ट लॉ बनाना चाहिए। ज्यादातर केसेस में कोई लीगल बाउंड्री स्टैब्लिश भी नहीं होती है, क्योंकि आप कंटेंट को सिंपली ये कहकर जस्टिफाई करते हैं कि ये प्रेडिक्शंस हैं, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर आता है। लेकिन ये जो पेड सेलिब्रिटीज हैं, जिनकी सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो एक गुड कन्वर्सेशनिस्ट हैं, वो अपने ऑडियंस के साथ इंगेज कर रहे हैं, और ये ऑडियंस जो हैं उनके पास फाइनेंशियल वर्ल्ड के या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का कोई नॉलेज नहीं होता है। वो ऑडियंस एक विक्टिम ऑडियंस है। यहां पे कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, कोई रेगुलेटरी गाइडलाइन नहीं है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इन सब को छोड़िए, एक बेसिक डिस्क्लेमर भी नहीं है कि ये कंटेंट पेड कंटेंट है। और यही दुनिया है प्रॉपर्टी के इन्फ्लुएंसर्स की। इसका सॉल्यूशन क्या है? एक इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम कम से कम होना चाहिए। इन्वेस्टर्स को कम से कम ये सेंसिटाइज किया जाना चाहिए कि डिफरेंस क्या है एक प्रोडक्ट ओरिएंटेड इन्फ्लुएंस पेडलिंग में और एक सॉल्यूशन और एडवाइस ओरिएंटेड पॉडकास्ट में। रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो उसी तरह ऑपरेट कर रहे हैं जैसे बैंक्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे हैं, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। बायर के पास डाउनसाइड का कोई नॉलेज नहीं है, और यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये क्लियर टारगेट मार्केटिंग है। सच तो यह है कि अगर एक सॉल्यूशन अप्रोच लेकर कोई गाइडलाइन बने तो यूट्यूब के प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा क्रेडिबिलिटी मिलेगी, लेकिन क्रेडिबिलिटी आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेल्स अप्रोच पे है, सब कुछ आज फ्री फॉर ऑल है। यूट्यूब प्रॉपर्टी इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया कंप्लीटली फ्री फॉर ऑल दुनिया है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो मैटर करता है वो सिर्फ ये कि आप YouTube के एल्गोरिथम के साथ कैसे खेल रहे हैं
और कैसे अपने व्यूज को इन्हांस कर रहे हैं। ये एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट है जिस पर मेन स्ट्रीम में बात किए जाने की जरूरत है, और वो जरूरत आज है। आई जस्ट रेस्ट माई केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।